हेलो एवरीवन, दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आप सभी जानते हैं कि हम यूजीसी नेट की परीक्षा के संदर्भ में भूगोल विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। यानी भूगोल विषय की यूजीसी नेट की परीक्षा में पिछले वर्षों में कौन कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछे गए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। जिसमें हमारी पिछली वीडियो में हमने इकाई 1 यानी जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा की थी। हमने भू आकृति विज्ञान के उन प्रश्नों को शामिल किया था जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। आज के सेशन में हम मुख्यतः चर्चा करेंगे जलवायु विज्ञान से संबंधित उन खास प्रश्नों की जो यूजीसी नेट की परीक्षा में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। यानी आज की हमारी वीडियो मुख्यतः केंद्रित होगी किस पर? क्लाइमेटोलॉजी की उन खास प्रश्नों पर जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं यूजीसी नेट की परीक्षा में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम हमारे आज के सेशन को और देखते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को या विगत वर्षों में पूछे गए जलवायु विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को। आपके सामने पहला प्रश्न है जो कि कब पूछा गया है? मार्च 2023 में। मार्च 2023 की नेट की परीक्षा में आपसे जलवायु विज्ञान के बारे में सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय गैस प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा यानी स्मॉग का प्राथमिक संघटक है। हमारे पास ऑप्शन है, ध्यान रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, आर्गन, मीथेन। देखिए प्रश्न क्या फ्रेम किया गया है। सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। पूछा जा रहा है गैस, पूछा जा रहा है प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर कोहरा क्या है और धूम्र कोहरा क्या है, यानी स्मॉग क्या है। तो यदि हम बात करें कोहरे के संदर्भ में, तो जब पानी की बूंदें हवा के साथ मिल जाती हैं, संघनित हो जाती हैं, तो उन्हें कहते हैं हम स्मॉग या कोहरा। ठीक है। अब बात करें यदि हम प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बारे में, तो ये एक प्रकार की धुंध होती है जो किस कलर की होती है? भूरे रंग की। यानी यह भूरे रंग की धुंध होती है जो कि किससे मिलकर बनी होती है? ध्यान रखिएगा इसकी, यानी हम प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे की बात करें, सबसे पहले ध्यान रखिएगा धूम्र कोहरे या धुंध या कोहरे के बारे में, तो यह एक प्रकार का तीव्र वायु प्रदूषक है। ठीक है, ध्यान रखिए सबसे पहले क्या, यह एक वायु प्रदूषक है। और यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आप इसके बारे में लगभग हर वर्ष इसके बारे में जानते होंगे कि यह क्या है। फिर भी सवाल पूछा गया है प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के बारे में, स्मॉग के बारे में, तो इसकी हमें मुख्य या प्राथमिक संघटक के बारे में बताना है। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि स्मॉग का या कोहरे का प्राथमिक संघटक मुख्यतः क्या है? इसके प्राथमिक संघटक में शामिल है कणिक द्रव्य, यानी पदार्थ होता है। ध्यान रखिएगा, कणिक यानी कण युक्त पदार्थ। वो क्या है? वो है धूल के कण प्लस जल। ठीक है। और इसमें और मुख्यतः संघटक होता है ओजोन। यानी इसके मुख्य संघटक कौन कौन से हैं या मुख्य घटक क्या है? कणिक द्रव्य प्लस ओजोन। ठीक है। अब पूछा क्या जा रहा है प्राथमिक संघटकों के बारे में कि प्राथमिक संघटक में क्या शामिल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओजोन। ठीक है, यानी इसके प्राथमिक संघटकों में कणिक द्रव्य शामिल थे और ओजोन शामिल थे। और ये क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा कि ये बूंदों के या कहें कि जल की बूंदें होती हैं जो किसके साथ संघनित हो जाती हैं? आसपास की हवा के साथ जब ये संघनित हो जाती हैं, आसपास के स्मॉग के साथ, आसपास की धुंध के साथ जब ये संघनित हो जाती हैं, तो फिर ये स्मॉग बनाती हैं एट लास्ट। और ये भूरे रंग की धुंध होती है जिसे हम प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के रूप में जानते हैं। इसमें जो प्रमुख तत्व होते हैं प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे में, तो हमने हमारे इसके प्राथमिक संघटकों के बारे में तो चर्चा कर ली, कणिक द्रव्य प्लस ओजोन। अब ये और किसके साथ चीजों से मिलकर बनता है? तो ध्यान रखिएगा इसके साथ इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी होते हैं प्लस कार्बनिक यौगिक भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को कि आखिर जलवायु विज्ञान से और कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। जलवायु विज्ञान के संदर्भ में ही दूसरा सवाल है, ध्रुवीय क्षेत्रों, मध्य अक्षांशों और भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा की ऊंचाई, इसका सही क्रम क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्षोभ सीमा क्या है, क्योंकि आपने क्षोभ मंडल सुना होगा।
क्षोभ सीमा क्या है? अब आपसे पूछा जा रहा है सही क्रम। हमारे पास ऑप्शन क्या है? 9, 11, 16, 19, 21, 26, 5, 8, 20, 10, 20, 30। क्या पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको बताना है सही क्रम किसका? क्षोभ सीमा का। और किस संदर्भ में? ध्रुवीय क्षेत्रों के संदर्भ में, मध्य अक्षांशों के संदर्भ में और भूमध्य रेखा के संदर्भ में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये आखिर हैं कहां पर। मान लीजिए यह पृथ्वी है, ठीक। तो पृथ्वी के बीचों बीच जो यह 0 डिग्री अक्षांश है, यही कहलाता है भूमध्य रेखा, या इसी को विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि हम बात करें ध्रुवों की, तो देखिए यहां पर है ध्रुव, यहां पर नॉर्थ पोल है और यहां साउथ, ठीक। नॉर्थ साउथ पोल ये हो गया भूमध्य रेखा, और इसके बीच में है मध्य अक्षांश। ये नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। तो यदि हम बात करें इन तीनों के संदर्भ में, आपको बताना है कि भूमध्य रेखा के संदर्भ में या भूमध्य रेखीय भाग में, मध्य अक्षांशों में और ध्रुवों पर, इन तीनों में जो ट्रोपोपॉज है वह कितने किलोमीटर तक पाया जाता है। आप पूछा जाएगा ट्रोपोपॉज क्या है? तो देखिए, ट्रोपोपॉज यानी हमने बात की वायुमंडल की सबसे निचली परत के बारे में, जैसे हम क्षोभ मंडल की बात करते हैं, और क्षोभ मंडल का भी सबसे ऊपरी परत कहलाता है क्या? ट्रोपोपॉज। जहां पर देखिए, याद रखिएगा, क्षोभ मंडल को किस नाम से भी जाना जाता है? एक मिक्सचर के नाम से भी जाना जाता है, या परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लगातार परिवर्तन होता रहता है। मौसम की जो सभी दशाएं हैं वे सबसे ज्यादा कहाँ पर क्रियाशील हैं? ध्यान रखें, क्षोभ मंडल में ही क्रियाशील है, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर तापमान में सबसे ज्यादा बदलाव या परिवर्तन देखा जाता है। बात करें क्षोभ मंडल के संदर्भ में, तो देखिए यह पृथ्वी से लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, पृथ्वी की सतह से, ठीक। और 20 किलोमीटर की भी ऊंचाई में लगभग 16 से 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, जहां पर आकर यह मिश्रण या यह परिवर्तन पॉज हो जाता है, वो उसी स्थिति को कहते हैं ट्रोपोपॉज। क्योंकि इसके पहले क्या कहलाता है? ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है ट्रोपोपॉज, और ट्रोपोपॉज की यदि हम ऊंचाई की बात करें, सबसे पहले भूमध्य रेखा के संदर्भ में बात करें, तो भूमध्य रेखा में यह लगभग 16 से 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक। और आप जैसे ही ऊपर बढ़ते जाएंगे, देखिए अक्षांशों की दूरी थोड़ी सी सिमट गई, ठीक। तो मध्य अक्षांशों में ये डिस्टेंस थोड़ा और कम हो जाएगा, ये ऊंचाई थोड़ी और कम हो जाएगी। जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर ठंडा क्षेत्र भी बढ़ता गया, और ध्रुवों में आकर ये क्षेत्र सबसे अधिक ठंडा हो गया। तो जहां पर ठंडा क्षेत्र बढ़ गया यानी टेम्परेचर और कम हो गया, तो यहाँ पर ट्रोपोपॉज की स्थिति लगभग 11 से 12 किलोमीटर पर आ जाएगी, और ध्रुवों में यह और कम होकर लगभग 9 से 10 किलोमीटर पे आ जाएगी। तो ध्यान रखिए, भूमध्य रेखा में लगभग 16 किलोमीटर, 16 से 17 किलोमीटर। भूमध्य अक्षांश की बात करें, बीच की बात करें, यानी मध्य अक्षांश की बात करें, यह भूमध्य रेखा थी, यहां मध्य अक्षांश की बात करें तो लगभग 11 से 12 किलोमीटर, और ध्रुवों पर लगभग 9 से 10 किलोमीटर। अब आपको देखना है कि आपको सही क्रम बताना है। क्रम कैसा? सबसे पहले ध्रुवों का क्रम। तो यदि हम ध्रुवों की बात करें यानी पोल की बात करें, तो पोल में आपने देखा अभी इमेज के थ्रू ही लगभग 9 से 10 किलोमीटर, 9 से 10 किलोमीटर। फिर हम बात करते हैं मध्य अक्षांशों की बात करें, तो मध्य अक्षांशों में अभी आपने देखा 11 से 12 किलोमीटर, यानी लगभग 11 से 12 किलोमीटर। और हमने भूमध्य रेखा पर देखा था लगभग 16 से 17 किलोमीटर, यानी यहां पर 16 से 17 किलोमीटर। अब आप देखिए सही क्रम, सबसे पहले ध्रुवों का लगभग 9 किलोमीटर, 11 किलोमीटर और 16 किलोमीटर, यही सबसे सही और सटीक आंसर होगा। इस तरह देखिए सबसे सटीक जवाब क्या होगा? 9, 11 और 16। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी ट्रोपोपॉज यानी क्षोभ सीमा, एक सीमा यहां जहां के बाद ट्रोपोपॉज खत्म, जहां पर ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है,
उस सीमा पर यदि हम भूमध्य रेखा, मध्य अक्षांशों और ध्रुवों की ऊंचाई की बात करें तो ये क्रमशः क्या होंगे, 16, 11, 9। और यदि आप ध्रुव, मध्य अक्षांश और भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो ये क्रमशः क्या होंगे, 9, 11 और 16। ठीक है, तो ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यह भी प्रश्न मार्च 2023 में पूछा गया था यूजीसी की परीक्षा में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं जलवायु विज्ञान के अगले प्रश्न को देखते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न है, पृथ्वी के ऊष्मा बजट के कुल आवक विकिरण में से कितनी प्रतिशत वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है? ध्यान रखिए, आवक विकिरण में से परावर्तित, अंतरिक्ष में परावर्तित होने वाली विकिरण के बारे में पूछा जा रहा है। और किसके बारे में पूछा जा रहा है? ऊष्मा बजट, पृथ्वी के ऊष्मा बजट के संदर्भ में। हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास ऑप्शन है लगभग 10%, लगभग 20%, लगभग 30% या लगभग 50%। अब यहां पर सवाल है कि आखिर पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है? तो पृथ्वी के ऊष्मा बजट के लिए सामान्य शब्दों में समझ लें कि यदि यह पृथ्वी है और यहां पर यह सूर्य है, तो सूर्य से आने वाली जो सौर की विकिरण है जो पृथ्वी तक पहुंचती हैं, ये पृथ्वी से, ये सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाली सौर्य किरणें हैं, या आप इन्हें सूर्यातप के रूप में समझें। ठीक है, फिर पृथ्वी भी कुछ किरणों को ऊपर छोड़ती है, तो इनके द्वारा जो ये विकिरण बाद में छोड़े जाते हैं, या पृथ्वी के द्वारा ये जो पार्थिव विकिरण, क्योंकि पृथ्वी से होकर फिर ये विकिरण ऊपर की ओर बढ़ते हैं, इसलिए उन्हें पार्थिव विकिरण के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी के द्वारा बाहर निकाले गए या छोड़े गए या निष्कासित किए गए पृथ्वी के द्वारा। ठीक है, तो इन सभी का जो लेखा जोखा है यही ऊष्मा बजट है कि आखिर कितनी एनर्जी पृथ्वी द्वारा ली जा रही है, छोड़ी जा रही है, इसका जो संयमित रूप है, इनका लेखा जोखा है, वही क्या हो जाता है, पृथ्वी या पृथ्वी की ऊष्मा या पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहलाता है। ठीक है, यदि हम मानकर चले कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट, इसकी इकाई लगभग 100% है। ठीक है, यानी पृथ्वी का ऊष्मा बजट, यह इकाई मान लीजिए 100 इकाई है, यानी 100 यूनिट है। ठीक है, तो पृथ्वी कुछ भाग अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग, ध्यान रखिएगा, परावर्तित कर देती है। और हमसे प्रश्न में इसी परावर्तित भाग के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस 100 यूनिट में से लगभग पृथ्वी 30 से 35 यूनिट क्या कर देती है, ध्यान रखिएगा, परावर्तित कर देती है। और कौन कौन से हिस्से से यह परावर्तित होता है, ध्यान रखिएगा, यानी कौन से हिस्से? तो सबसे पहले बादलों के कुछ हिस्से से यह परिवर्तित हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। दूसरा, कुछ हिमाच्छादित सतहों से यह परिवर्तित हो जाता है। और कुछ, ध्यान रखिएगा, प्रकीर्णन के माध्यम से भी कुछ हिस्सा परावर्तित हो जाता है। तो लगभग 30 से 35 यूनिट है जो पृथ्वी की सतह से क्या हो जाता है, जिसका परावर्तन हो जाता है। तो इस तरह यदि हम प्रश्न के सही जवाब की बात करें या सटीक आंसर की बात करें तो लगभग कितनी यूनिट या कितना प्रतिशत, लगभग 30% क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। क्योंकि सवाल में यही पूछा गया है कि वापस अंतरिक्ष में कितने प्रतिशत या कितनी यूनिट इसका परावर्तित हो जाता है, तो लगभग 30% मान के चले। ध्यान रखिएगा, इसीलिए ऑप्शन में यहाँ पर 40 भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लगभग 30 से 35 होगा, तो फिर यह भी तो अनुमान लगाया जा सकता है कि 40 भी हो सकता है, इसलिए डायरेक्ट 30 के बाद 50% पूछा गया था। तो 50 तो नहीं होगा, और 20 भी नहीं है, और 10 भी नहीं है। तो सबसे सटीक जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, लगभग 30%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की तड़ित में जीवन और संपत्ति की अधिक क्षति होने की संभाव्यता होती है? यानी जीवन और संपत्ति की सबसे अधिक क्षति या सबसे अधिक हानि किस तड़ित के माध्यम से होती है? अब यहां पर बात करें तड़ित क्या है, तो विद्युत का या आवेशों, हम सभी जानते हैं कि आवेशों के माध्यम से विद्युत विसर्जन या विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यदि दो पॉजिटिव आयन है या पॉजिटिव आवेश है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यदि ये दोनों अलग अलग प्रजाति के आवेश हैं या विजातीय आवेश हैं, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
ठीक है, तो समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और यदि विपरीत आवेश हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब यदि हम बात करें तड़ित के संदर्भ में कि तड़ित क्या है, तो बहुत अधिक तीव्र गति से जब विद्युत विसर्जन होता है कहाँ, पृथ्वी में, या बहुत अधिक तीव्र गति से जब विद्युत गिरती है कहाँ पर, पृथ्वी पर, तो इसे तड़ित के रूप में जाना जाता है। और सबसे अधिक हानि, ये सबसे ज्यादा क्षति की यदि हम बात करें कि किसके माध्यम से होती है, तो यह होती है धनात्मक मेघ से भूतल तड़ित के बारे में। तड़ित दरअसल कई प्रकार का होता है। एक तड़ित क्लाउड के बीच में ही हो जाए, क्लाउड टू क्लाउड, ठीक है, इंट्रा क्लाउड यह भी होता है, इंटर क्लाउड यह भी होता है, और एक होता है धरती यानी सतह और क्लाउड के बीच में। तो जब धनात्मक बादलों के माध्यम से भूतल के साथ तड़ित होता है तो यह तड़ित सबसे अधिक खतरनाक होता है और इसके माध्यम से सबसे अधिक संपत्ति और जीवन की क्षति होती है। इस तरह इस प्रश्न की यदि सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन बी धनात्मक मेघ से भूतल तड़ित यह इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इस तरह आज के सेशन को हम यही विराम देते हैं। मिलते हैं हमारी अगली यूनिट के प्रश्नों के संदर्भ में और उन पर फिर हम चर्चा करेंगे डिटेल से। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया।